चलिए आज हम लोग स्फेरिकल मिरर फार्मूला को ड्राइव करना सीखेंगे। कैसे स्फेरिकल मिरर फार्मूला ड्राइव किया जाएगा, तो चलें देखें। आप यहाँ पे स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाएंगे, तो मैं किसी ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट लूँगा जिसके बल्गिंग सरफेस को पॉलिश्ड करूंगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड से, जिससे कि उस स्फेयर के पार्ट का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो डाउन होगा, जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्फेयर का पार्ट हमने लिया और इसके बल्गिंग सरफेस को पॉलिश्ड किया, जिससे मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस डाउनवर्ड है, डाउन की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उधर डाउन है, इसीलिए मैं इसे कॉनकेव मिरर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर खुद ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो आखिर ये कॉनकेव मिरर जिस स्फेयर से काट कर बनाया गया है उस स्फेयर के खुद का सेंटर होगा। जो स्फेयर का सेंटर होगा वह सेंटर स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर के बीचों बीच एक सरफेस पे पॉइंट लेंगे जिसे हम लोग पोल कहते हैं, जिसे P द्वारा डिनोट करते हैं। तो पोल का डिफिनेशन यू बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अब इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर आप देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसका डिफिनेशन मैं ऐसे दे सकता हूं कि द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही आप स्फेरिकल मिरर देखते हैं तो उसमें कोई बीच में रॉड टाइप का कोई लाइन नहीं दिखेगा जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, बल्कि ये तो एक इमेजिनरी लाइन होगी। जब भी कोई आप स्फेरिकल मिरर देखेंगे रियलिटी में, तो उसमें कोई ऐसा लाइन या रॉड टाइप का कोई रॉड दिखाई नहीं देगा जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस समझेंगे वो, बल्कि आप खुद को इमेजिन करना होगा कि जो मेरे पास स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, और जिस स्फेयर का पार्ट है वो उसके सेंटर और मेरे स्फेरिकल मिरर के जो पोल हैं, मिड पॉइंट सरफेस ऑफ मिरर है, उससे जो इमेजिनरी लाइन क्रॉस होंगे वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद इस कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे मैं एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया। वो भी देखें आप, ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बियॉन्ड COC रखा हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसा बोलेंगे, या व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर, ये भी दिख रहा है हमें। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट फ्रंट मिरर है, तो जब भी मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑफकोर्स उस ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आएगा हमें इस मिरर में ऑब्जेक्ट के इमेज के प्रिपेयर होने के लिए एटलीस्ट 2 रेज ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला रे हम क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट सोर्स से लाइट को ले जाएंगे, ऐसे ही तो लाइट जाएगी, और जाने के बाद स्फेरिकल कॉनकेव मिरर पे फॉल्स करेगा, फॉल्स करने के बाद वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगा। तो आखिर हम देखना चाहेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ से जाता है। ठीक है, कहाँ से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस में, ये देखना चाहेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे तो मैं जानता हूँ मिरर का फोकस होता है, ना कि कोई रे का फोकस। ऐसे रे जाने से फोकस होता तो रे तो कहीं से भी जाती तो वहाँ फोकस हो जाता, लेकिन रियलिटी ये है कि फोकस जब भी होता है तो स्फेरिकल मिरर का होगा, ना कि रे का होगा। ठीक है, अगर रे का होता तो मेरा फोकस यहाँ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, रे का फोकस नहीं होता है, मिरर का पर्टिकुलर फोकस होता है। अब यहाँ देखें कि जब रे कोई सोर्स लाइट से रे जा रही तो ऐसे जाएगी, तो मुझे मालूम है कि जब किसी सोर्स से लाइट अगर स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल्स
ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर होगा तो ही वे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस होती है। लेकिन ये पैरेलल तो है नहीं, ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है मिरर पे फॉल्स करे, वो तो पैरेलल फॉल्स कर नहीं रही है, वो तो पैरेलल के डाउन से है। तो पैरेलल के डाउन से तो फोकस से बाहर से होके जाएगा, यानी बियॉन्ड फोकस से क्रॉस करेगा। जब भी कोई सोर्स लाइट से रे रिलीज होते हुए फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ मिरर हो तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉस टू द बियॉन्ड फोकस, या यूं कह लें कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी इसके बीच से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से जाएगा। ठीक है, देख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक रे हमने खींचा, अब एक ऑब्जेक्ट का रे ऐसे जाएगा, तो अब देखें ये ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पे फॉल्स कर रही है। देखिए आप यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे जो जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर से होकर जा रही है और फॉल्स कर रही है मिरर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो रे फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो जब भी कोई रे, अगर हमने मिरर में पहले ही प्लेन मिरर के केस में मैंने पढ़ लिया था, मैं बताया था पहले वीडियो के लेक्चर में कि जब भी कोई रे किसी भी मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल्स करती है तो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन द सेम पाथ। तो देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पे फॉल्स कर रही है, जो रे स्फेरिकल मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल्स करेगी और परपेंडिकुलर रे जो भी फॉल्स करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन द सेम पाथ, रिट्रेस होगी सेम पाथ पे ही। तो सेम पाथ पे रिट्रेस होकर के आ रही है। तो आप सोचे कि जब भी रे जो जा रही है वापस आ रही है तो यहां पे मिलेगी, सी और आप देख रहे हैं यहां से जा रहे यहां रे, तो देखें कि ये रिफ्लेक्टेड रे और एक इधर से वापस आने वाली रिफ्लेक्टेड रे यहां मैच करेगी। और जहां भी रिफ्लेक्टेड रे मैच करती है ना वहां पे इमेज बनता है। मैंने पहले ही भी बता चुका हूं लेक्चर फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में कि जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वहां पर इमेज बनता है। या आप लोग को क्लास में भी मैं पढ़ाया था कि रिफ्लेक्टेड रे ज्वाइंट करके इमेज देखेंगे और इंसिडेंट रे ज्वाइंट करके ऑब्जेक्ट देखेंगे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मीट करेगा वो पॉइंट तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा वो पॉइंट इमेज कहलाता है। तो आप देखें ये रे कौन सी है, तो रिफ्लेक्टेड रे, एआई रिफ्लेक्टेड रे है और इधर से पीआई एक रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल रही है। श्योर एंड सर्टेनली पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कॉनकेव मिरर के फ्रंट बियॉन्ड सीओसी, उसका श्योर एंड सर्टेनली इमेज आपका आई पे बन रहा है जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आप यहां देखें कि आप देखिए यहां से कि ओ ए जो है आपका, अब देखें यहां पे कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बियॉन्ड सीओसी रखा हुआ जिसका इमेज फ्रंट मिरर ही बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन रहा है। और जब फ्रंट जो इमेज बनता है वो इमेज रियल होता है और ऐसे रियल रे से जो बन रही इमेज वो रियल ही होगी, रियल इमेज फ्रंट मिरर ही होगा। अब इसके बाद देखें ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड होगा और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के ही इमेज बनेगा। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट साइज बनेगा लेकिन उससे छोटा बनता है, स्मॉलर बनेगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए, अब देखें ओए जो आपको रे है ये ऑब्जेक्ट से रिलीज हो रहा है रे जो मिरर पे फॉल्स कर रहा है। तो मिरर पे फॉल्स होने वाले लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ओए इंसिडेंट रे और मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रहे एआई रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो अब बोले कि रे जो स्ट्राइक के इंसिडेंट रे और वहां से वापस वो सेम मीडियम में उसको रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में तो भी कुछ होता है, तो ऑफकोर्स होता है जो एक इमेजनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो ये करता क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जो एक एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच होता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और जो एक एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच होता है जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई और आर ये एंगल मिला मेरा, यह होगा ही
ही कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच एंगल जो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। और ये आई और आर जो दो एंगल हैं वो तो इक्वल होते हैं लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होंगे आई एंड आर, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर देखना आपको ये होगा कि अब यहाँ से मैं एक लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ऐसा लाइन, और इस सारे फिगर को छोड़ के अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला, और ये जो वर्टिकल लाइन जो डॉट वाली उसे देखें आप, तो बिल्कुल ये लाइन कार्टेशियन प्लेन का नजर आ रहा होगा। तो कार्टेशियन प्लेन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है। तो ऑरिजिन ऑफ कार्टेशियन प्लेन जो दिख रहा है वहां पे क्या नजर आ रहा है, तो स्फेरिकल मिरर का पोल नजर आ रहा है। तो आप यूं कह लें कि पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एक्ट्स एज अ ऑरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, जो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप लोग सबको दिखेगा कि कार्टेशियन प्लेन का जो ऑरिजिन है उसके जगह पे मिरर, स्फेरिकल मिरर का पोल नजर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एक्ट्स एज अ ऑरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो बिल्कुल मुझे समझ में आ गया कि आप गणित में ये बात जानते होंगे कि सभी डिस्टेंस का जो मेजर होता है कार्टेशियन प्लेन में वो तो ऑरिजिन से होता है। तो यहां पे ऑरिजिन के जैसा एक्ट्स करने वाला पॉइंट कौन है, तो स्फेरिकल मिरर का पोल है। तो इससे श्योर हो गए हम कि स्फेरिकल मिरर में जो सभी डिस्टेंस का मेजर होगा वो तो स्फेरिकल मिरर के पोल से किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक वैसा ही दिख रहा है। तो मैं समझ गया इस बात को कि ऑल डिस्टेंस मेजर इन स्फेरिकल मिरर फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये बात आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए कि सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे स्फेरिकल मिरर में, तो कहां से किए जाएंगे, तो पोल से किए जाएंगे। ठीक, अब यहां से मेजर करूंगा, तो अब देखें कि कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग आप देखें तो समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट आपका एक्स डैश की तरफ है। एक्स डैश ऐसे मानते, एक्स मानते, वाई मानते, वाई डैश। तो ऑब्जेक्ट कार्टेशियन प्लेन में एक्स डैश की तरफ दिख रहा है, तो ये मिरर के पोल से ही मेजर करेंगे। तो मिरर से यहाँ क्या रखा है, तो ऑब्जेक्ट, तो मिरर से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया जिसको हम लोग u द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो u द्वारा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को सूचित करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा मिरर से उसको u द्वारा सूचित करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग एक्स डैश की तरफ मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए माइनस में सिंबल जाएगा। अब इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे भी एक स्फीयर का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, तो स्फीयर में सेंटर से जो सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस है वो तो रेडियस ही कहलाता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूंगा, जिसे मैं r द्वारा डिनोट करता हूं। तो r अब कार्टेशियन प्लेन में x डैश की तरफ है तो माइनस ही लेंगे। अब यहाँ पे इमेज बना है, क्या बना है, इमेज। तो अब यहाँ इमेज जो बना, तो इमेज का पोजीशन है स्फेरिकल मिरर के पोल से, तो ये इमेज दे रहा है, तो इमेज का पोजीशन है, तो इमेज के पोजीशन को मैं v द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ये x डैश की ओर है, इसीलिए माइनस होगा, और इसका फोकस भी x डैश की तरफ ही होगा, तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। ठीक, अब ये मन में आया, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा, या कुछ ऐसा बच्चा सोच भी सकता है, ये भी सोच सकता हो बच्चा कि मैं सर कॉनकेव मिरर ऐसे बना सकता हूं। तो ऑफकोर्स वो तो बना सकते ही, तो कॉनकेव मिरर ही है।
अगर कोई बच्चा ऐसा सोच ले कि मैं ऐसे कॉनकेव मिरर बनाऊं, तो ये कॉनकेव मिरर नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस बल्गिंग है और डाउन सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, भी उसका कॉनकेव मिरर है, और ये इसका पोल होगा, और ये जो स्फीयर से बनाया गया होगा स्फेरिकल मिरर, उस स्फीयर का सेंटर होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो इमेजनरी लाइन होगी वो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सही। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के फ्रंट में मैं बियॉन्ड सीओसी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगी और यहां लगेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर पे लगेगी, रिफ्लेक्ट होके वैसे ही बियॉन्ड एफ क्रॉस करेगा, तो सब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर वो बच्चा देखेगा तो कहेगा सर तो मैं ये तो इसमें कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे एक्स डैश होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ पे वाई डैश। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है उसे। तो अब तो यहाँ पे बोल देगा कि सर रियल ऑब्जेक्ट यहाँ का साइन निगेटिव आ जा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट के जो इस फिगर में साइन निगेटिव आ जा रहा है और इस फिगर में रियल ऑब्जेक्ट के पोजीशन का साइन पॉजिटिव आ जा रहा है, तो दोनों जगह साइन तो चेंज होता रहेगा, तो मैं तो बार बार कंफ्यूजन करूंगा। लेकिन जबकि हमेशा एक रियल ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो भी होता है वो निगेटिव ही होगा, साइन कन्वेंशनली निगेटिव होता है, तो आखिर कैसे पता चले कि मैं किसी तरह भी फिगर बनाऊं लेकिन मुझे कंफर्म हो कि एक रियल ऑब्जेक्ट के पोजीशन का साइन नेगेटिव ही होगा हमेशा। तो आप देखें, घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए क्या सोच है आप ये देखेंगे। जब भी आप किसी तरह का फिगर बनाएं और आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ फोकस, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज देखना हो तो आप कैसे देखेंगे? तो याद रखें कि किसी सोर्स ऑब्जेक्ट से जिधर की तरफ रे जा रही है उधर पॉजिटिव लेना है, यानी किसी सोर्स ऑब्जेक्ट से जो रे जिधर की साइड जा रही, किसी सोर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू जिधर रे जा रहा होगा उस साइड हमें पॉजिटिव लेना है, बाकी साइड नेगेटिव। तो आप देखें आप कि इस सोर्स ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जा रही है वो तो इधर जा रही, इस साइड में जा रही, तो इस साइड में पॉजिटिव लेना है, तो इधर वाला साइड नेगेटिव। अब इसमें भी आप देखें तो ऑब्जेक्ट सोर्स से जो रे जिधर जा रही है उधर पॉजिटिव लेना है, तो इधर जा रही है तो इधर हमें पॉजिटिव लेना है, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो समझ में आया कि अब दोनों कार्टेशियन प्लेन का हमें कोई लफड़ा ही नहीं है, मुझे कार्टेशियन प्लेन का कोई सोच ही नहीं होगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन जो होगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं किसी सोर्स ऑब्जेक्ट से जिधर की तरफ रे जा रही है उस साइड मुझे प्लस लेना है और दूसरे साइड नेगेटिव होगा, आपको समझ गए। तो देखिए इस सोर्स ऑब्जेक्ट से उधर जा रही है तो उधर प्लस लेना है, इधर वाला माइनस हो जाएगा। इस सोर्स ऑब्जेक्ट से रे उधर जा रही तो उधर प्लस लेना है, इधर माइनस हो गया। तो दोनों सिचुएशन में, दोनों फिगर में एक रियल ऑब्जेक्ट का पोजीशन का साइन नेगेटिव ही आ रहा है, देखें आप, है कि नहीं। किसी सोर्स ऑब्जेक्ट से जिधर की तरफ रे जाएंगी उधर लेना है पॉजिटिव और उसके अपोजिट में नेगेटिव। तो आप देखिए इस ऑब्जेक्ट से उधर रे जा रही है तो उधर पॉजिटिव लेना उस साइड और इधर नेगेटिव। इस ऑब्जेक्ट से रे इधर जा रही है तो इधर पॉजिटिव लेना, उस साइड क्या लेना है नेगेटिव। तो दोनों सिचुएशन फिगर में क्या दिख रहा है कि एक रियल ऑब्जेक्ट का पोजीशन का साइन कन्वेंशन सेम ही रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप क्या करें, अब क्या करना है, मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम श्योर है, कोई कार्टेशियन प्लेन का यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी सोर्स लाइट से ऑब्जेक्ट के थ्रू जिधर रे जा रही होगी उधर का साइड पॉजिटिव होगा और बाकी अदर साइड नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखें आप यहाँ पे आप इस पूरे फिगर का मुआयना करें तो आपको दिखाई देगा कि AOI मेरे पास एक ट्रायंगल है कि नहीं? तो बिल्कुल है, AOI एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, AC जो डॉट लाइन दिखाई दे रही है मुझे, वो AC डॉट लाइन ट्रायंगल AOI के एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन नजर आ रहा है, जो कि I इज इक्वल टू R अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
तो ये जब बराबर हो गया, दो इक्वल एंगल हो गया, तो मुझे समझ में तो आ गया कि ट्रायंगल AOI का जो AC डॉट लाइन है वो उस ट्रायंगल के एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन है। बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आपको गणित में पढ़ाया गया होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के एक एंगल का इंटरनली एंगल बाइसेक्टर लाइन अपने अपोजिट साइड को जिस रेशियो में बांटता है वह रेशियो उसी ट्रायंगल के अदर टू साइड के रेशियो के इक्वल होता है। आपको पढ़ाया गया होगा, आपको गणित में बिल्कुल पढ़ाया गया होगा थेल्स थ्योरम में कि किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन अपने अपोजिट साइड को जिस रेशियो में बांटता है वह रेशियो उसी ट्रायंगल के अदर टू साइड के रेशियो के बराबर होता है। जैसे देखें ABC एक ट्रायंगल है जिसके एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन हमने AD खींचा, जिसमें एक और दो एंगल आपस में वैल्यू उसकी बराबर होगी। तो ये जो लाइन है एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो अपने अपोजिट साइड को डी पे इंटरसेक्ट करते हुए अपोजिट साइड को रेशियो में जो बांट रहा है BD बाई DC में, वह बराबर होगा उसकी उसी ट्रायंगल के अदर टू साइड के रेशियो के, जो AB बटा क्या होगा AC। ठीक, ये आप फार्मूला गणित में पढ़े होंगे, बिल्कुल आपको याद है। तो क्या हूबहू वही ट्रायंगल मेरा इस मिरर फार्मूला में वैलिड हो रहा है कि नहीं? अब कॉस हो रहा है, तो क्या मैं उसी थ्योरम को अपने मिरर फार्मूले में ट्रायंगल लॉ पे वैलिड कर सकता हूँ, ट्रायंगल पे वैलिड कर सकता हूँ वैसा लॉ, वैसा नियम तो इस पे वैलिड करा सकते हैं? तो बिल्कुल करा सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे लाइन AC इज द इंटरनल एंगल A बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल AOI। ट्रायंगल AOI के एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर लाइन है AC। ठीक, तो मैं अप्लाइड कर सकता हूँ, क्या लिखूंगा देखें आप, AO बटा AI बराबर OC बटा CI लिखूंगा। ठीक, इतना लिखूंगा। When point of incidence A is very closer to the pole P of a spherical mirror, जब आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो A है वो स्फेरिकल मिरर पोल के काफी नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो इस परिस्थिति में आप देखें इस ऑब्जेक्ट सोर्स रे बहुत क्लोजर फॉल्स भी करा सकते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोजर फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ मिरर भी कर सकते थे। तो जैसे कि फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसीलिए मैंने ऊपर किया थोड़ा स्पष्ट दिखने के लिए। तो और फिर लास्ट में हमने लिखा कि व्हेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए इज वेरी क्लोजर टू द पोल पी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जब आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए जो है स्फेरिकल मिरर के पोल के बहुत नज़दीक में आ जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या लिख सकते हैं? तो सोचिए आप कि पॉइंट ए आपका करीब में आ जाए, किसके? पोल पी के। तो अब आप पी से डिस्टेंस मेजर करें ऑब्जेक्ट के पोजीशन का या पॉइंट ए से करें, बात सेम ही है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल के करीब में आ चुका है। तो इस परिस्थिति में कहेंगे देन तब क्या कहेंगे? जब क्लोज में आ जाएगा तो आप ए पॉइंट को पॉइंट पी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर परिस्थिति में सारे डिस्टेंस का मेजर स्फेरिकल मिरर में पोल से ही करना है, क्योंकि पोल ही ओरिजिन होता है स्फेरिकल मिरर में डिस्टेंस मेजर के लिए। तो आप ए की जगह पी मान लेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट ए जो है पी के क्लोज लिखा जा चुका है। तो ए ओ के जगह मैं पी ओ लिखूंगा एंड AI के जगह क्या लिखूंगा? तो PI, क्योंकि A को ही मैं P मानना है, क्योंकि A P के पास आ चुका है, इसीलिए। तो ऐसा करें, तो इसलिए आप AO के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं? तो PO, और AI के जगह क्या बैठा सकते हैं? तो PI बराबर OC। देखें आप OC कैसे निकलेगा? तो आप ये देखें कि मिरर से पोजीशन ऑब्जेक्ट का मालूम है U, और मिरर से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता है। तो इतना डिस्टेंस पता है और इतना पता है, तो इतना डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को मैं घटा दूंगा, तो क्या मुझे OC डिस्टेंस क्लियर नहीं होगा कि कितना है? ऑफ कोर्स होगा। तो आप OC डिस्टेंस के जगह पे लिख सकते हैं PO माइनस
पी सी, और बटा में अब देखिए सी आई, सी आई डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पता है आर, और पी से आई इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस पता है भी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में से पोजीशन ऑफ इमेज को घटा दे तो आपका सी और सी आई डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो सी आई की जगह मैं लिखूंगा पी सी माइनस पी आई, ठीक, इतना लिखूंगा। इसको मान लेते हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब इतना मान ले, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि इतना मानने के बाद अब फ्रॉम साइन कन्वेंशन से चलेंगे। किससे चलेंगे, तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन लेकर चलूंगा। तो देखिए आप, अब यहां पे फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं हमें। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो पीओ, जो कितना दिया हुआ है तो माइनस यू, ठीक। इमेज डिस्टेंस देखें आप, जो क्या है पी आई बराबर कितना माइनस भी, इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पीसी कितना दिया माइनस आर, ठीक। अब ये सब को क्या करेंगे कि पुट दिस ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में ये साइन कन्वेंशन के वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो पीओ के जगह कितना लिखेंगे, पीओ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पीओ के जगह क्या लिखूंगा, तो माइनस यू बटा पी आई दिख रहा है, पी आई का वैल्यू माइनस भी बराबर पीओ है, फिर तो पीओ का माइनस यू माइनस पी सी है तो माइनस आर लिखूंगा, बटा में फिर से पी सी है तो माइनस आर माइनस फिर लिखूंगा पी आई, तो पी आई का मान माइनस भी है, ठीक। तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यू बाई भी बराबर माइनस यू प्लस आर, और बटा में यहाँ पे माइनस आर प्लस भी, ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद यू बाई भी बराबर क्या, इसे माइनस माइनस काट सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काटने का कोई तरीका नहीं, कॉमन लेंगे माइनस तभी कटेगा, तो मैं इसको ऐसे चेंज करके लिख दे रहा हूँ। तो आर माइनस यू लिख सकता हूँ, जो आर प्लस में ही रहा, यू माइनस में तो माइनस में ही रहा, भी माइनस आर लिख सकता हूँ, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक, ऐसे और ऐसे, तो गुना किया जाएगा, तो फिर यहाँ पे u इंटू भी माइनस आर होगा बराबर भी इंटू आर माइनस यू लिखूंगा, ठीक, इतना लिखा है। अब इसके बाद देखिए फिर से यहां अब गुना करें उनसे, तो यू भी माइनस यू आर, ठीक, बराबर भी आर माइनस यू भी। अब इसके बाद यू भी, उस यू भी को बराबर के साइड ले आओ, तो उधर माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, यू भी बराबर भी आर, और ये माइनस वाला टर्म यू आर उधर लेके चले तो प्लस यू आर, ठीक। अब इसके बाद देखें यू भी जुड़ जाएगा, टू यू भी हो जाए तो भी आर प्लस यू आर बराबर टू यू भी। तो अब इसके बाद इतना हुआ। अब यू भी आर टर्म के अलावा मुझे कोई ऐसा टर्म दिखाई नहीं दे रहा, तो डिवाइडिंग बाय यू भी आर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में यू भी आर से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो भी आर प्लस यू आर बाई यू भी आर बराबर टू यू भी बाई यू भी आर, यू भी ने यू भी को मार देगा। अब यहाँ पे देखें इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो भी आर बाई यू भी आर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यू आर बाई यू भी आर से डिवाइड कर, मतलब अलग अलग मैं डिवाइड कर दी यू भी आर से, फिर से एलसीएम लूँगा तो उतना ही होगा बराबर यहाँ पे देखें बचा क्या है टू बाई आर,
अब इसके बाद वी आर से वी आर कैंसिल होगा, यू आर से यू आर कैंसिल होगा, बचा क्या? तो इसलिए 1/u बचे यहाँ पे, और प्लस 1/v और बराबर 2/r। तो ये ही फार्मूला जो ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ, यही फार्मूला प्रूव हुआ मिरर फार्मूला के रूप में। यही फार्मूले को मैं मिरर फार्मूला कहता हूँ। आप देखें तो इसे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेसिप्रोकल ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऐसे बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे यूँ और भी देख लें, यहाँ पे क्या देखें कि ये जो मिरर फार्मूला आपका है, ये जो मिरर फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल मिरर फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में दिख रहा है। यहाँ पे और थोड़ा बढ़ाता हूँ, 1/u जोड़ 1/v बराबर 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है और 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है, यानी r के जगह मैं 2f लिखूंगा, क्योंकि होता है फार्मूला r बराबर 2f। ये भी फार्मूला प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट गया एक बार में, तो क्या बचा? 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। ये भी आपका एक मिरर फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी यहाँ पे मिरर फार्मूला भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में मिरर फार्मूला है, यहाँ पे मिरर फार्मूला फोकल लेंथ के टर्म में है। और हूबहू यही मिरर फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर पे भी वैलिड होगा, यानी जितने सारे फार्मूले कॉनकेव मिरर के लिए होंगे, हूबहू वो सारे फार्मूले कॉन्वेक्स मिरर पे भी वैलिड होंगे, क्योंकि ये दोनों मिरर एक ही स्फेरिकल मिरर के टाइप हैं। थैंक यू। फिर मैं अगले क्लास में आपके पास नए वीडियो नए लेक्चर के साथ लेकर आऊँगा।